हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ पाइथन विद करण। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन टॉपिक के बारे में, जो कि नाम से कॉमन है बट काफी लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता होता है। मैंने इधर लिखा है वेबसाइट वर्सेस वेब पोर्टल। नाम सुन के आपको लग रहा होगा वेबसाइट वेब पोर्टल आपको पता है, बट जब आप इसको टेस्ट करना स्टार्ट करोगे, खुद से बताना स्टार्ट करोगे, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे डेफिनेटली। क्योंकि वेबसाइट वेब पोर्टल देखने में एक जैसे लगते हैं, एक जैसे लग सकते हैं, बट होते नहीं है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है वो अपन इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस मैंने इधर लिखा है, एनीवन कैन विजिट और एक्सेस। किसको? वेबसाइट को। वेबसाइट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी विजिट कर सकता है। कैसे? जैसे आपको कोई चीज सर्च करनी है, आपने कुछ सर्च किया, आप कुछ सर्च करके उस पर जैसे आप क्लिक करोगे, जो टाइम आपको मिला, आपने गूगल के अंदर लिखा, जो भी आपने लिखा, जैसे फेसबुक लिखा, फेसबुक पे आपने क्लिक किया तो आपको क्या खुला? जो भी आपका इन्फॉर्मेशन था वो आपको दिख गया, ठीक है। तो वो आपने क्या किया? एक्सेस कर लिया। बट वहीं पे क्या होता है, वेब पोर्टल जब आपको एक्सेस करना होता है तो वहां पे हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता उसको। वेब पोर्टल को एक्सेस करने के लिए एक परमिशन चाहिए होती है। उसके लिए मैंने लिखा है स्पेसिफिक यूजर या फिर ऑथोराइज्ड यूजर। ऑथोराइज्ड या फिर स्पेसिफिक यूजर होगा, वही उसको एक्सेस कर सकता है। ये पॉइंट आप समझ पाओगे। सेकंड जो अपना पॉइंट दिया डिफरेंस का, उससे सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, नो यूजर आईडी रिक्वायर्ड, यानी यूजर आईडी और पासवर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है वेबसाइट में। वहीं पे मैंने लिखा है यूजर आईडी रिक्वायर्ड। वेब पोर्टल में क्या होता है, आपको एक आईडी दी जाती है, यानी आपका यूजर आईडी दिया जाता है, उसके साथ आपको एक पासवर्ड मिलता है। तो जब आपका आईडी और पासवर्ड मैच होता है तभी आप पोर्टल के अंदर विजिट कर पाओगे, पोर्टल की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए हो। सिंपल सा, आपने जैसे फेसबुक पे आए, फेसबुक पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप थोड़ी फेसबुक चला सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे फॉलो होता है सिंपल फॉर्मूला कि फेसबुक पे आने के लिए आपको क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए, उसका पासवर्ड चाहिए, उसके बाद आप फेसबुक को यूज कर सकते हो। वैसे वेब पोर्टल के लिए आपको पहले एक आईडी चाहिएगा, उसका पासवर्ड लगेगा, तब आप वेब पोर्टल को एक्सेस कर पाओगे। वहीं वेबसाइट में थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है लेस अपडेटेड। लेस अपडेटेड से यहाँ पे मतलब क्या है मेरा, कि वेबसाइट जो है, जैसे आपको किसी चीज का इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेफिनेशन के एग्जांपल से समझते हैं, आपको कंप्यूटर का डेफिनेशन चाहिए। अब कंप्यूटर का डेफिनेशन तो बार बार चेंज होगा नहीं। आपको वेलोसिटी का डेफिनेशन चाहिए फिजिक्स में, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन तो बार बार चेंज नहीं हो रहा ना। तो वेबसाइट पे अपन क्या निकाल रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। मैंने किसी भी चीज का डेफिनेशन देखा, ठीक है, तो वो डेफिनेशन तो बार बार चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, लेस अपडेटेड। जो चीज अपन वेबसाइट पे देखते हैं वो बार बार अपडेटेड नहीं होती है। लेस लिखा है मतलब कभी कभी होती है, बट ऐसा नहीं है कि हर बार होती है। बट वहीं पे वेब पोर्टल में क्या होता है, मोस्टली अपडेटेड। इसको अपन समझते हैं कोई भी एग्जांपल से। जैसे आपके लिए कोई, आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करो, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए नए नए अपडेट्स आते हैं। जैसे आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम का डेट आया, ठीक है, डेट एक्सटेंड हुआ, डेट बैक हुआ, वैसे ही अपने पास क्या होता है, आपका आधार कार्ड, सॉरी एडमिट कार्ड आया, आपका एडमिट कार्ड आने के बाद आपको वो चाहिए, तो उसके लिए अपडेशन आपको मिलेगा। क्या था, एडमिट कार्ड आपका आया है, अब आया है, तो नेक्स्ट डेट चेंज हुई है, ऐसे करके क्या होता है, पोर्टल के अंदर अपडेट्स होते रहते हैं। वही मैंने लिखा, वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। वेबसाइट अपन विजिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अपन कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। बट वहीं पे क्या है, कलेक्शन ऑफ सर्विसेज मैंने लिखा है वेब पोर्टल में, मतलब आप किसी सर्विस को देना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस पे जाएंगे, वेब पोर्टल पे जाएंगे, ना कि वेब साइट पे। इसके बाद में नेक्स्ट कॉमन पॉइंट आता है अपना, क्या रहता है कि इट इज फाइनल डेस्टिनेशन, और इसमें लिखा है इट हैज क्वेरीज देन आंसर्स। अब इसका मतलब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन से मतलब क्या है कि आपने जो टर्म सर्च किया, उस पर आपने क्लिक किया, वहीं पे आपको रिजल्ट मिल गया। बस आपने क्या सर्च किया, फेसबुक क्लिक किया, फेसबुक सर्च किया, उसके जो पहला लिंक मिला उस पर क्लिक किया, आपको लॉगिन साइन अप जो भी ऑप्शन मिलते हैं वो मिल गया, आपने क्लिक किया, आपका काम हो गया। बट पोर्टल में ऐसा नहीं होता है। पोर्टल में क्या करोगे, आपको जो सर्च करना है, वो सर्च करने के लिए सबसे पहली चीज आपको पहले वहां पे लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन होने के बाद सेकंड टाइम आपको वो चीज सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक सर्च नहीं करोगे आप वहां तक पहुंचोगे नहीं। तो आपने सर्च किया, ठीक है, सर्च करने के बाद आपको वो टर्म मिलेगा, अब आप उस पर क्लिक करोगे, अब आप उसके अंदर आए, ठीक है। तो आपके 3 स्टेप्स बढ़ गए। पोर्टल में क्या किया, आपने पहले इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए उसको सर्च करते हैं, पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद में उस चीज को सर्च करेंगे, उसके बाद अपन एक्सेस कर पाएंगे। बट वेबसाइट जो होता है वो फाइनल डेस्टिनेशन होता है, जो वर्ड अपन ने सर्च किया उसका रिजल्ट वहीं पे अपने को मिल जाता है। अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। वेबसाइट के एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं www.w3school.com, नेक्स्ट लिखा है studyinIndia.gov.in। पहला वेबसाइट वो अपने पढ़ने के लिए है, सेकंड वेबसाइट है वो इंडिया में प्रोग्राम, इंडिया में का प्रोग्राम है कोई जिसके अंदर अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। वैसे इसके अंदर लिखा है मैंने वेब पोर्टल के अंदर की आर्मी एंड फोर्सेस पोर्टल्स। अब इसका आप अच्छे से समझ सकते हो कि आपको जब कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है तो आप क्या करते हो। सबसे पहले आप अगर ईमेल के पास गए तो वहां पे वो क्या करता है, आपका सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करता है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करके क्या बोलेगा, आपको एक आईडी पासवर्ड मिला है, वो आईडी पासवर्ड से अपन लॉगिन होके इजीली वहां पे अपन अपना साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद जब लॉगिन हुए, लॉगिन होने के बाद फॉर्म भर सकते हैं। बट फॉर्म भरने के लिए आपको किसका रिक्वायरमेंट रहा, लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट किया ना आपने, तो वही चीज क्या हो गई, पोर्टल हो गया। आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आईडी पासवर्ड बनाया, वही किसके अंदर आ गया, अपना वेब पोर्टल के अंदर। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस वेबसाइट और वेब पोर्टल के अंदर। दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपकी क्लास 10th में भी पूछी जाती है फर्स्ट चैप्टर में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ही कंटेंट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस।
विद करण। आज के वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं कौन सा डिफरेंस किसके बीच में, इंटरनेट वर्सेस इंटरनेट के बीच में। तो अगर अपन इंटरनेट वर्सेस इंटरनेट के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं तो मेरे को लगता है कि आपको ये डेफिनेशन पहले पता होने चाहिए कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है। तो सबसे पहले इनका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि इसमें डिफरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट बेसिकली क्या है, आज आप कंप्यूटर से कनेक्टेड हो और आप कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर पा रहे हो इंटरनेट के ऊपर, यानी अपने ब्राउजर पे आप जाते हो, कुछ भी क्वेरी सर्च करते हो, आपको रिजल्ट मिलता है, यानी वर्ल्ड वाइडली आपको कोई भी रिजल्ट मिल रहा है कहीं से भी जब आप एक्सेस कर पा रहे हो। बट वहीं पे इंटरनेट क्या है, लिमिटेड स्पेस के लिए, लिमिटेड अपन बोल सकते हैं स्टेशन के लिए अपन कोई चीज चला रहे हैं, जैसे किसी चीज को एक्सेस देना है, बट एक लिमिटेड स्टेज के लिए। ऐसा नहीं है कि अपन वर्ल्ड से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लें, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट चल रहा है, बट वो जो भी फाइल्स वगैरह शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिट है, तो वो क्या हो गया, इंटरनेट हो गया। एक्चुअली इंटरनेट का ही छोटा पार्ट होता है क्या, इंटरनेट। अब इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको मैं आपको इलाबोरेट कर देता हूँ, समझा देता हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले इंटरनेट में फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, पब्लिक नेटवर्क। तो ये सबको पता है कि पब्लिक नेटवर्क है। अब पब्लिक नेटवर्क के मतलब से ये नहीं है कि आप कहीं से भी इंटरनेट चला रहे हो उसको पब्लिक नेटवर्क बोले, जैसे आपको वाईफाई मिल रहा है फ्री वो पब्लिक है, वैसा नहीं बता रहा मैं। पब्लिक नेटवर्क से मतलब ये है कि यहाँ पे इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसके साथ में सेकंड पॉइंट लिखा है एनीवन कैन एक्सेस, यानी पब्लिक नेटवर्क है, इसका मतलब अगर आपने रिचार्ज करवाया है तो आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो इजीली। बट वहीं पे क्या है, इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क क्यों है, क्योंकि कैन बी एक्सेस बाय लिमिटेड मेंबर्स। क्योंकि इंटरनेट क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एक कंपनी या फिर कोई भी एक इंस्टीट्यूट या फिर अपन बोल सकते हैं कोई भी एक यूनिवर्सिटी अपना एक इंटरनेट रेडी करती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट में क्या हुआ, एक प्राइवेट नेटवर्क हो गया, मतलब एक फिक्स कम्युनिटी के लिए बनाया या फिर फिक्स एक ऐसा बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए बनाया है, और वो सिर्फ लिमिटेड मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल है। यानी लिमिटेड मेंबर्स कौन हुए, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में आप हो, बच्चे हो गए, आपके टीचर्स हैं, तो वो क्या हो गए, लिमिटेड मेंबर्स हो गए उसके, वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो गए, यूनिवर्सिटी के बाहर के बच्चे हो गए, वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते। थर्ड इसमें लिखा है कि अनलिमिटेड यूजर्स। अनलिमिटेड यूजर्स से मतलब क्या है कि आप जब इंटरनेट चला रहे हो तो आज के टाइम पे ये कोई लिमिटेड नहीं है कि आपने रिचार्ज करवाया आप चला पा रहे हो, कोई भी रिचार्ज करवा के इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर पा रहा है। तो ये चीज क्या होगी कि अनलिमिटेड यूजर्स यानी इंटरनेट आज के टाइम पे हर कोई चला रहा है, तो उसके रिगार्डिंग इसको बोला है कि अनलिमिटेड यूजर्स हैं। बट वहीं पे इंटरनेट में लिमिटेड यूजर्स है। लिमिटेड यूजर्स क्योंकि एक कंपनी है, अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी के पास अनलिमिटेड उनके पास एम्प्लॉयज होंगे, अनलिमिटेड उनके पास कोई वर्कर्स होंगे, सारी चीजें एक लिमिट में होती है, जितने मेंबर्स होंगे वो लिमिट में होंगे। तो वैसे बताया कि कंपनी के लिए अगर अपन इंटरनेट बना रहे हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनेट बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, लिमिटेड यूजर्स होते हैं, लिमिटेड यूजर्स ही उसका एक्सेस करते हैं। जैसे अपन कोई फाइल शेयर करते हैं तो वो फाइल, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो आपकी स्कूल की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं अपन, आपके ऑफिस से कोई फाइल जानी है आपकी लैब तक, तो वो आपके ऑफिस से लैब तक गई, ऐसा तो है नहीं कि दूसरे स्कूल के लैब में उसको एक्सेस कर लिया। तो वही है कि लिमिटेड मेंबर्स होते हैं उसमें जो उसको यूज कर पाते हैं। इसके बाद में क्या दिया है, इंटरनेट जो है वो लेस सिक्योर है। अब लेस सिक्योर कैसे है, इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से ही आज के टाइम में अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्रीचेस होते हैं। ब्रीचेस मतलब अपना डाटा लीक होता है, अपने पासवर्ड वगैरह चोरी होते हैं। वो क्यों होता है, लेस सिक्योर से हमें मतलब क्या है कि आपने कोई भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने पासवर्ड दे दिया, या फिर ऐसे ब्राउजर आप चला रहे हो जिसके अंदर आपने जो वेबसाइट चलाई उस वेबसाइट को आपने चेक नहीं किया कि वो वेबसाइट आपकी सिक्योर्ड है कि नहीं है। ऐसे ही आपने क्या किया, उस पर कोई भी आपसे ओटीपी मांगी गई, ओटीपी दे दी, आपका यूजर नेम मांग गया, यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड लिया, पासवर्ड दे दिया। ऐसे आपने कोई ट्रांजेक्शन कर लिया, जैसे आपको कई बार क्या होता है कुछ सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं किसी फर्जी वेबसाइट पे, उन पे आप गए, उस पे आपने अपनी क्रेडेंशियल्स डाल दी, अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, जिससे कि क्या हुआ, वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कभी भी वहां से आपकी लीक हो सकती है, वो कहीं भी आप कभी भी उसके डाटा ब्रीच के अंदर आप आ सकते हैं। बट वैसे इंटरनेट जो है वो सिक्योर है, कंप्लीटली सिक्योर है। मोर सिक्योर से मतलब क्या है, यहाँ पे कंप्लीटली सिक्योर है। क्यों, क्योंकि अपने एक ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिट है। अगर अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं पे जाती भी है तो वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन तक रहेगी। और इसमें क्या होता है, अपन ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने से नहीं मांगी जाती है कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहे। अगर इंटरनेट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी भी जाएगी तो वो वही इन्फॉर्मेशन रहेगी जो उससे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड रहेगी, तो जिससे आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। बट वहीं पे इंटरनेट पे ऐसा नहीं है, आप अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म चलाते हो। अभी ये वीडियो मान लीजिए आप यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, तो उस प्लेटफॉर्म पे आपको वहां से अगर मैंने आपसे आईडी पासवर्ड पूछा तो आप मेरे को आईडी पासवर्ड कमेंट कर रहे हो, कहीं पे बता रहे हो, तो वो डाटा कहीं भी यूज हो सकता है। बट इसके एग्जाम्पल में अपन देखें कि आप क्या कर रहे हो, अपने इंस्टीट्यूट में बैठे हो, वहां से आपकी कॉलेज आईडी या फिर यूनिवर्सिटी आईडी आपसे मांगी गई, तो यूनिवर्सिटी आईडी एक्चुअली सबको पता होती है। तो अगर आप वो वहां पे बता दे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे क्या हो गया, ये तो हो गया मोर सिक्योर, और इंटरनेट क्या हो गया, लेस सिक्योर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेट किससे मिलकर बना होता है, ह्यूज नेटवर्क से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर कंसिस्टेंस किसी होती है, लैन भी हो सकता है, वैन भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है। सारी चीजें मैंने चैनल पे कवर की हुई हैं कि लैन क्या है, वैन क्या है, मैन क्या है। नेटवर्किंग का एक वीडियो बनाया है,
जिसके अंदर ये भी बताया कि नेटवर्किंग क्या है, लैन वैन भी क्या है। वो अगर वीडियो आपने मिस किया तो चैनल पे चेक करके आप देख सकते हैं। वैसे इसके अंदर क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन लैन ओनली। इंटरनेट की बात करें तो मैंने बोला लिमिटेड स्पेस के लिए होता है, लिमिटेड मेंबर्स के लिए होता है। तो लिमिटेड स्पेस के लिए नेटवर्क बनता है, लिमिटेड मेंबर्स के लिए नेटवर्क बनता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं। तो जो इंटरनेट अपन बना रहे हैं एक्चुअली वो किससे बनता है, लैन के थ्रू बनता है। यानी डिपेंडेंट किस पे होता है, टोटली लैन पे होता है। बट वहीं पे इंटरनेट किस पे डिपेंड होता है, लैन वैन मैन के मिक्सर पे होता है। यानी इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं कि लैन वैन मैन इसमें तीनों आते हैं इंटरनेट में। अकेला लैन से नहीं बन सकता, अकेला वैन से नहीं बन सकता, अकेला मैन से नहीं बन सकता। अब इसके बाद देखते हैं, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है नो ओनर। ये कॉमन सा पॉइंट है कि इंटरनेट आप जब आप चला रहे हो तो उसका कोई ओनर नहीं है, उसको कोई एक कंपनी या फिर एक बंदा ओन नहीं करता है। वो सबके लिए ओपन है, सबके लिए वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, क्योंकि वो क्या है, पब्लिक है। पब्लिक का तो इससे क्या कर सकते हैं सर, कोई एक्सेस कर सकते हैं, तो हर कोई एक्सेस कर सकता है। तो सीधा सी बात है कि उसका कोई ओनर नहीं है। बट यहाँ पे सम ओनर, यानी कोई इसका ओनर होगा। अभी कैसे बात कर रहे हैं अपन, ये किसके रिगार्डिंग में बोल रहे हैं कि इंटरनेट का ओनर होगा। या अपन कैसे बता रहे हैं, इंटरनेट का ओनर ऐसे होगा कि जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट आपने बनाया हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन का आपने अगर इंटरनेट बनाया हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड होगा, तो वही उसका क्या हो जाएगा, ओनर हो जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होगा। कंपनी की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जो इनका कोई ओनर होगा वही किसका ओनर हो जाएगा, इंटरनेट का ओनर हो जाएगा। तो इस केस में अपन क्या बोला कि इसका कुछ ओनर होता है, बट वहीं पे इंटरनेट का कोई ओनर नहीं होता। अब लास्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, शेयर्स इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च करते हो वो सब जगह अवेलेबल होता है। जैसे कि आपने आज फेसबुक पे फोटो डाला, एग्जाम्पल के लिए आपने इंस्टा पे फोटो डाला, तो वो हर कोई एक्सेस कर सकता है जो उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। या तो वो फेसबुक पे आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, इंस्टा पे कोई नया बंदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि आपका फ्रेंड नहीं है, वो लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप, वो बात दूसरी आती है कि आप बोलोगे सर हमने तो प्राइवेसी डाल रखी है, तो वो सेकंड पॉइंट आता है कि प्राइवेसी का सारी चीजें ये सेकंड पॉइंट में आती है। बट मैंने इतना बोला कि आपने अगर इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे छोड़ी है तो वो हर कोई एक्सेस कर सकता है। बट यहीं पे जब इंटरनेट की बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में शेयर की जा रही है। मैंने लिखा शेयर इन्फॉर्मेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। आप यूनिवर्सिटी में है तो आप यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप कॉलेज में है तो कॉलेज में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी फिक्स एक कम्युनिटी के अंदर है तो वहीं पे आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो वैसे ये थे कुछ डिफरेंसेस इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की इंटरनेट के कुछ डेफिनेशंस या इंटरनेट के कुछ डेफिनेशंस, उनके कुछ कॉमन पॉइंट जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है। सुनने में एकदम कॉमन पॉइंट लगता है कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, सुनने में कॉमन लगता है, बट जब आप इसको बताने की कोशिश करते हो, लिखने की कोशिश करते हो, तो आप जरूर कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो मेरे को लगता है आज के इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि इंटरनेट वर्सेज इंटरनेट होता क्या है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ पाइथन विद करण। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीसीपी वर्सेस यूडीपी के बारे में। कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जिनको देख के अपने को पता नहीं चलता कि डाटा ट्रांसमिशन होता है वो किस वे में होता है। तो इससे अगर अपन डिफरेंस कर पाएंगे तो आराम से इसको देख पाएंगे। ये प्रोटोकॉल्स बहुत जगह यूज होते हैं। आपने हो सकता है इसको वीपीएन में देखा होगा, किसी डाटा ट्रांसफर के नेटवर्क के चैप्टर में देखा होगा। ज्यादातर जब भी आप अपने जो भी वीपीएन यूज करते हो उनमें आपको कॉमनली मिल जाते हैं टीसीपी और यूडीपी नेटवर्क्स। अब जब मैं आपको डिफरेंसेस बता दूंगा, इनकी डेफिनेशन बता दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूडीपी और टीसीपी वहां पे क्यों लिखा होता है या फिर नेटवर्किंग में इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टीसीपी और यूडीपी का पूरा नाम क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है। पहले लिखा है टीसीपी। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म मैंने क्या बोला, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वहीं पे यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इनके कुछ कॉमन डिफरेंसेस है 5, वो देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि टीसीपी है क्या और यूडीपी है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं टीसीपी क्या है। टीसीपी में मैंने देखा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है इसके आगे, कि मतलब टीसीपी क्या है, डेफिनेशन में हमने देखा फुल फॉर्म में कि प्रोटोकॉल है ये भी एक प्रोटोकॉल है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मतलब आपको जो भी फाइल शेयर करनी है। और एक और बात, टीसीपी और यूडीपी दोनों फाइल शेयरिंग में काम में आते हैं। अब कैसे आते हैं वो अभी देखते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल मतलब टीसीपी क्या करता है, जब आप कोई फाइल शेयर करते हो टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करके, टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करके, तो क्या करता है, आपकी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए आपका जो भी आगे जिसको आप फाइल भेज रहे हो उसके साथ पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, उसके बाद में आपके फाइल को सेंड करेगा। मैंने क्या बोला, जैसे आपको कोई फाइल अपने फ्रेंड को सेंड करनी है तो उसके साथ पहले आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे, ठीक है। तो वैसे टीसीपी क्या करता है, उसके साथ पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, उसके बाद में जो फाइल है उसको सेंड करना स्टार्ट करेगा। बट ये क्या है, यूडीपी कनेक्शन लेस है, कि आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ भी नहीं, बट इसने क्या कर दिया, फाइल शेयर करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया, जब आपके फ्रेंड को आपको फाइल भेजनी है तो आपने उसको, जब जैसे आपने जेंडर यूज किया होगा, आपने फाइल सेंडिंग लगा दी, तो इसने फाइल्स का डाटा कुछ ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, बट आपके फ्रेंड ने अभी तक उसको कनेक्ट नहीं किया है।
तो उस केस में कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? यूडीपी। बट वहीं पे जब आपका कनेक्शन ओरिएंटेड काम चल रहा है तो उसमें कौन सा हो रहा है? टीसीपी। यहीं पे देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोलता है, स्लोअर देन यूडीपी। यूडीपी से स्लोअर होता है, क्यों? क्योंकि हर चीज को देखते हुए चलता है कि पैकेट्स को इसको ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, कौन से पैकेट को कब ट्रांसफर करना है, कितनी रेंज में ट्रांसफर करना है, सारी चीजें देख के चलता है। कौन सा? टीसीपी। तो यूडीपी से क्या हो जाता है? स्लोअर हो जाता है। वहीं पे फास्टर होता है क्या? यूडीपी। क्यों? क्योंकि टीसीपी के अंदर जो भी कनेक्शन होगा वो पहले एस्टेब्लिश होगा, उसके बाद में वो फाइल शेयर कर पाएगा। बट यहाँ पे क्या है, इसको कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा फाइल शेयरिंग स्टार्ट करता है, तो इससे कोई भी टाइम इसको नहीं लगने वाला है, तो इससे क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। अब यहाँ पे आता है मेन पॉइंट जो इसका मेजर डिफरेंस बताता है। टीसीपी क्या है? रिलायबल है। रिलायबल मतलब भरोसा कर सकते हैं अपन इस पे। अब भरोसा कैसे कर सकते हैं कि टीसीपी के अंदर आपने कोई फाइल भेजी है तो वो 100% श्योर है, वो डैम श्योर है कि वो फाइल आपने जो सेंड की है वो आगे आपको रिसीव होगी। जो आपका सर्वर और क्लाइंट चलता है कि सर्वर ने किसी को फाइल भेजी और क्लाइंट ने वो फाइल एक्सेप्ट की, ठीक है, रिक्वेस्ट और एक्सेप्ट किया, तो वो क्या रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऐसे चलता है कि टीसीपी रिलायबल है, मतलब आपने जो फाइल अपने यूजर को, अपने फ्रेंड को भेजी है वो कंप्लीटली सेंड होगी, ये पक्का है। बट ये क्या है? यूडीपी नॉट रिलायबल है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो फाइल किसी को सेंड की है वो जरूरी नहीं है कि वो फाइल पहुंचेगी, या फिर वो फाइल पहुंचेगी तो पूरी पहुंचेगी, ठीक है। यूडीपी में क्या है? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो भी फाइल सेंड की वो पूरी वहां पे पहुंच जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉट रिलायबल बोलते हैं। ये भी थोड़ा अच्छा पॉइंट है, इसमें भी अच्छे से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या करता है टीसीपी, क्या करता है? रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट इज पॉसिबल। लॉस्ट पैकेट मतलब आपने जैसे कोई 10 MB का वीडियो फाइल भेजा किसी को, अपने दोस्त को, तो उसमें से 8 MB का फाइल आपका पहुंचा, 2 MB के कुछ पैकेट्स थे वो लॉस हो गए, यानी कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हो गया, और उसके बाद आपने फिर से कनेक्ट किया। तो कई केसेस में क्या होता है, जो आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश आपका बीच में टूट गया और आपने फिर से कनेक्शन किया, उस टाइम पे आपके जो 2 MB बचे थे, 10 MB में से 8 MB आपको पहुंच गए, 2 MB बचे थे वो लॉस हो जाते हैं। बट अगर आप टीसीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या है, आपको पहले वो 2 MB शेयर किए जाएंगे, फिर उस फाइल को कंबाइन करके आपको दिखाया जाएगा, जिससे आपके 10 के 10 MB आपको पूरी मिल गई। बट यहाँ पे क्या है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आपने किसी को कोई फाइल भेजी और बीच में अगर कनेक्शन इंटरप्शन हो गया तो वो आपके जो पैकेट्स लॉस हुए हैं वो पॉसिबल नहीं है कि आगे पहुंचेंगे। अगर आपने 10 MB की फाइल भेजी, उसमें से 8 MB आपको रिसीव हो गया और 2 MB वो रिसीव होने वाला था, बट बीच में क्या हुआ, आपका कनेक्शन इंटरप्ट हो गया, तो वहां पे आपको वो 2 MB डाटा नहीं मिलेगा। अगर आप कौन सा यूज कर रहे हो? यूडीपी यूज कर रहे हो। इसके बाद में एग्जांपल लगे टीसीपी किस में यूज होता है? यूज इन, जैसे अपन यूज करते हैं एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एसएमटीपी हो गया, अपना एफटीपी हो गया, जितने भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एसटीपी हो गया, एसएफटीपी हो गया, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, सब में क्या यूज होता है? टीसीपी यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश के अपने को परमिशन देते हैं कि जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है उसमें आपकी फाइल्स 100% शेयर होंगी। बट यहाँ पे जो यूडीपी है वो किसमें यूज होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। इसका एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हो कि आपने अपने दोस्त को वीडियो कॉल किया हुआ है, आपका कहीं पे नेटवर्क ड्रॉप हुआ, नेटवर्क ड्रॉप होने के बाद आप जब वीडियो कॉल पे कंटिन्यू अपनी साइड से कंटिन्यू हो, आगे से अगर वीडियो का जो नेटवर्क ड्रॉप हुआ है तो आपको वो एक्टिविटी नहीं दिखाएगा जिस टाइम उसने की है। जब आपका नेटवर्क ड्रॉप हुआ, अपने दोस्त ने जो भी एक्टिविटी की है वो आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी पैकेट्स होते हैं अगर वो लॉस हो गए तो आपको वापस नहीं मिलते हैं इसकी वजह से। बट वहीं पे जब आप टीसीपी के थ्रू कोई फाइल वगैरह शेयर करते हो तो उसमें आपको वो सारी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको मिलती हैं, जो फाइल्स है वो सारी आपको एक्सेसिबल होती है। तो ये था एक कॉमन सा डिफरेंसेस। अपनी एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसके अंदर अपन डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, जिसमें सारे डिफरेंसेस अपने आगे नेटवर्किंग के हो सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंसेस हैं वो सारे इसमें आपको मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ पाइथन विद करण, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं नया लेक्चर, जिसके अंदर अपन देखेंगे क्लास 9 और क्लास 10 का एक कॉमन टॉपिक आता है जिसको अपन बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्लास 9 में भी ये टॉपिक है और क्लास 10 में भी ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक है, ये क्लास 12 में भी आता है, तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। तो आप किसी भी क्लास में ये जो वीडियो है वो देख सकते हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि अपन इसके अंदर क्या क्या देखेंगे। पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद में नेटवर्क कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे, उसके बाद में नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं, सारी चीजें अपन एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको जरूर कोई ना कोई जानकारी मिलेगी, कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाने वाले हो। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स two or more computers connected to each other अब ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि मैंने ये क्या लिखा है। क्लियर,
कंप्यूटर नेटवर्क मैंने डेफिनेशन क्या बताया, टू और मोर कंप्यूटर्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर देयर रिसोर्सेज, डाटा एंड एप्लीकेशंस। क्या लिखा, कंप्यूटर नेटवर्क अपने को क्या बताता है कि दो और या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो अपना कोई भी डाटा शेयर कर रहे हैं, कोई भी रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, या फिर अपना कोई भी वर्किंग बोल सकते हैं अपना एप्लीकेशन को, वो शेयर कर रहे हैं, तो वही क्या होता है अपने पास, कंप्यूटर नेटवर्क होता है। और जो ये प्रोसेस हो रहा है पूरा, इसी प्रोसेस को अपन ने क्या बोला है, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को अपन ने क्या बोला है, प्रोसेस कौन सा, दो कंप्यूटर्स या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं अपने कोई भी रिसोर्स को, अपने कोई भी डाटा को शेयर करने के लिए, एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करने के लिए, उसी प्रोसेस को मैं क्या बोल रहा हूं, नेटवर्किंग बोल रहा हूं। ठीक है, ये तो अपना एक डेफिनेशन क्लियर हुआ अभी तक कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। धीरे धीरे अपन इसको समझते चलेंगे डायग्राम की हेल्प से और सारी चीजों को साथ में लेके। तो सबसे पहले क्या देखा अपन ने, टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर देयर रिसोर्सेज, इतना हो गया। इसके बाद में देखते हैं इसको एग्जांपल से। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मेरा ये कंप्यूटर फर्स्ट है, ये कंप्यूटर सेकंड है। यहाँ पे मैंने ये चीज क्यों लिखी है, टू और मोर, जैसे देखिए मानिए एक कंप्यूटर है तो सिंगल कंप्यूटर में आप नेटवर्क बना सकते हो, बट वो नेटवर्क क्या रहेगा, आप तक लिमिट रहेगा। क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर है, आप उसमें अपना कोई भी डाटा एक्सेस कर सकते हो। आपके हार्ड डिस्क में कोई सामान पड़ा है तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। आपके लोकल डिस्क सी में कुछ पड़ा है, लोकल डिस्क डी में कुछ पड़ा है, लोकल डिस्क ई में कुछ पड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो उसको अपन नेटवर्क नहीं बोल सकते क्योंकि वो आपका खुद का कंप्यूटर है, आप उसमें जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो। नेटवर्क का कॉन्सेप्ट कहां पे एस्टेब्लिश होगा कि एक आपका कंप्यूटर है, एक आपके ऑफिस का कंप्यूटर है, एक आपके घर का कंप्यूटर है। मानो दो कंप्यूटर है, एक आपके घर का है, एक आपके ऑफिस का। आप घर पे बैठ के ऑफिस वाले कंप्यूटर को यूज कर पा रहे हो, तो वो क्या हुआ, एक नेटवर्क हुआ, क्योंकि आपने क्या किया, दो कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन बनाया इंटरनेट की हेल्प से। जैसे अब आप क्या कर सकते हो, उसमें कोई भी डाटा शेयर कर सकते हो। जैसे आपका घर का हार्ड डिस्क हो गया, उसको अपन किस में यूज कर सकते हैं, ऑफिस वाले पीसी में। ऑफिस के पीसी का हार्ड डिस्क हो गया, उसको अपन क्या यूज कर सकते हैं, घर वाले हार्ड डिस्क में। बेसिकली अपने को हार्ड डिस्क रखने की जरूरत नहीं है अपने साथ। अपन क्या कर सकते हैं, वहीं पे बैठे जो हार्ड डिस्क में अपना कंटेंट है उसको अपन यहाँ से यूज कर सकते हैं, और घर पे अपने पास जो कंटेंट है वो ऑफिस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अपने एग्जांपल लेते हैं रिसोर्सेज में प्रिंटर्स का। तो प्रिंटर्स आजकल आप जो भी ऑफिस में जाते हो या फिर बैंक में जाते हो तो क्या होता है, सारा बैंक का प्रिंटर एक जगह पे होता है। तो जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे 10 यूजर बैठे हैं बैंक में और एक प्रिंटर उन सबके पास है, तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे कंप्यूटर फर्स्ट से उन्होंने कमांड दिया, फर्स्ट यूजर ने कमांड दिया, तो जो प्रिंटर है वहां पे उसका रिजल्ट उसको मिल जाएगा, जो प्रिंट होगा वो उस प्रिंटर पे मिल जाएगा। वैसे कंप्यूटर 10 पड़ा है उससे थोड़ी दूर, उसने अगर वो कमांड दिया कोई भी प्रिंट करने का तो वो भी उसी प्रिंटर में मिलता है। तो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है, नेटवर्किंग एस्टेब्लिश हो रही है। क्यों? क्योंकि जो अपना रिसोर्स है वो तो क्या हो गया वहां पे प्रिंटर। अब प्रिंटर कर क्या रहा है, कंप्यूटर फर्स्ट से जो भी डाटा आ रहा है उसको प्रिंट करके दे रहा है, वही डाटा क्या कर रहा है वो कंप्यूटर सेकंड से भी प्रिंट कर रहा है। तो इसको मैं डायग्राम से समझाऊं तो मैंने क्या बोला, एक कंप्यूटर, कंप्यूटर सेकंड एंड ये हो गया मेरा कंप्यूटर थर्ड। ये दोनों क्या है या फिर ये तीनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब आई थिंक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तीनों कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इतना ही नहीं, कनेक्टेड नहीं, इसमें एक चीज और होती है, कनेक्टेड या तो वायर से हो, ठीक है, या फिर वायरलेसली हो। कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं या तो वायर्ड की हेल्प से या फिर वायरलेसली, दोनों तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, वायर की हेल्प से भी डाटा शेयर कर सकते हैं, बिना वायर के भी अपन डाटा शेयर कर सकते हैं। सिंपली कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, जब अपन वायर की हेल्प से डाटा शेयर करेंगे उस टाइम क्या होगा, अपने को वायरिंग की जरूरत पड़ेगी, केबल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि अपन नॉर्मल लाइफ में देखते भी हैं। वहीं पे आता है अपना जो वायरलेस होता है वो। इसको मैं डायरेक्टली आपको क्लियर करना चाहूंगा, आप वाईफाई से समझ सकते हो। इंटरनेट पे कोई भी चीज पड़ी है, आपके पास इंटरनेट है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज इजीली एक्सेस कर सकते हो। वाईफाई से आपको पिन से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपके पास आईडी पास होना चाहिए उसका, उससे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। तो ये तो रहा अपना कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद में आगे देखते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं, वो आगे अपन इस वीडियो में देख लेते हैं। अब इतने कॉन्सेप्ट से अपने को एक चीज तो क्लियर हो गई, कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली है क्या। अपन ने क्या किया, दो या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को या फिर प्रिंटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया। वो कैसे हो सकता है, वायर्ड की हेल्प से हो सकता है, वायरलेसली हो सकता है। ये तो अपन ने देखा कि कंप्यूटर एक दूसरे से शेयर हो रहे हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बिना उस कंप्यूटर को फिजिकली टच किए। कंप्यूटर कहीं और रखा है, अपन कहीं और से उसको एक्सेस कर लिया। अब क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग के अपने पास कुछ आते हैं टाइप्स। अब टाइप्स कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। टाइप्स में अपने पास पहला आता है लैन, ठीक है। इससे भी पहले अपने पास कुछ आते हैं, जैसे हो गया पेन, एक होता है पेन, एक होता है लैन। अब इसके बाद में अपने पास कहीं कहीं पे अपने को मिलता है कैन, तो इसको भी अपन देखने वाले हैं। इसके बाद में अपने पास आता है मैन, और इसके बाद में अपने पास आता है वैन। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेन। पेन क्या होता है, इसका अपने को फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क।
पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब, इसको अगर इजीली अपन आसानी से समझ पाए तो वो कैसे समझ सकते हैं कि आपने अपने घर पे ब्लूटूथ जरूर यूज किया होगा। ब्लूटूथ क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, अपना एक कोई भी पर्सनल नेटवर्क बनाते हैं। अब यहाँ पे पर्सनल नेटवर्क से मतलब क्या है, आपने क्या किया, कोई भी ऐसा नेटवर्क बनाया जिसमें आप पर्सनली कनेक्टेड हैं और इसकी रेंज आपको मिलेगी ओनली अप टू 10 मीटर्स। ये फिक्स नहीं होता है, ये मैं बोल रहा हूँ अप टू मतलब होता है यहां तक तो आराम से जा सकता है। यानी आपने ब्लूटूथ से फाइल शेयर की होंगी, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। आपने क्या किया, 10 मीटर तक आप अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने कोई फोन से वायर कनेक्ट नहीं किया, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट हैं और अपना डाटा शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वो कौन सा हो गया, अपना पैन हो गया। इसके बाद में आता है अपना लैन। लैन क्या होता है भाई, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, आप एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होते हो विद द हेल्प ऑफ 100 मीटर्स या फिर अप टू 200 मीटर्स या फिर 250 मीटर्स। 200 मीटर के दायरे में जब आप एक डिवाइस से कनेक्ट हो रहे हो तो उसको अपन ने क्या बोला है, लैन बोला है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि अपने को लोकली मिलता है। एग्जांपल से समझते हैं, आपके स्कूल में अगर इंटरनेट है, आपके पास कंप्यूटर लैब है, तो कंप्यूटर लैब में अगर इंटरनेट है तो वो आपको बेसिकली लैन ही मिलने वाला है, क्योंकि लैन अपने को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है तो कि क्लोज रेंज में अपने को इंटरनेट एक्सेस करवा सके, वो भी मल्टीपल टाइप से। जैसे कि आपने क्या होता है, कंप्यूटर फर्स्ट, कंप्यूटर सेकंड, कंप्यूटर थर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपने को सारे कंप्यूटर्स में इंटरनेट कनेक्ट मिलता है, ठीक है। वो कनेक्ट किससे होता है, एक मॉडेम से कनेक्ट होता है, मॉडेम की कुछ लिमिट होती है, वहां तक ही वो डाटा शेयर कर सकता है। तो वहीं पे क्या हो गया, लैन के पास अपने एग्जांपल होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, ठीक है, अपना एक पर्सनल बिल्डिंग हो गया, वो भी इसी के एग्जांपल में आता है। अब इसको एक तरीके से और समझते हैं कि जैसे आपके कंप्यूटर है स्कूल में, तो स्कूल में ज्यादातर कंप्यूटर्स क्या यूज करते हैं, जैसे आपके पास हो सकता है पर्सनल कंप्यूटर आपको दे रखे हो कि इंडिविजुअल कंप्यूटर्स, या फिर हो सकता है एक कंप्यूटर से आपको मल्टीपल यूजर्स बना रखे हों। तो उस केस में क्या होता है, जिस केस में मल्टीपल यूजर्स होते हैं, आपके फर्स्ट कंप्यूटर जो आपका सर्वर कंप्यूटर है उसमें कोई फाइल है, ठीक है, मान लीजिए आपका सर्वर कंप्यूटर है, उसमें कोई फाइल है, सर्वर कंप्यूटर की फाइल। अब जो नेटवर्क 1 जो है, यानी फर्स्ट पीसी जो है, उससे लेकर नेटवर्क 10, अपन सपोज करते हैं कि अपने पास 10 पीसी हैं, तो फर्स्ट पीसी से लेकर 10 पीसी तक जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे इसकी हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं। वो सारे इसके कैन वायर से कनेक्टेड है। तो क्या कर रखा है इन्होंने, एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रखा है, एक नेटवर्क सेटअप कर रखा है। तो ये क्या कर सकते हैं, नेटवर्क फर्स्ट से लेकर नेटवर्क 10 तक जितने भी डिवाइसेस हैं वो सर्वर से, हार्ड डिस्क से उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने सर्वर में कुछ पेन ड्राइव लगाया या फिर कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस कनेक्ट किया तो उसका डाटा भी वो क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। कौन से कंप्यूटर जो इससे कनेक्टेड हैं, क्योंकि इन सारों के बीच में क्या बना है, एक नेटवर्क सेटअप हो रखा है, ठीक है। उसी के बाद में अपना है नेक्स्ट टाइप पे। अब नेक्स्ट टाइप अपना क्या होता है, नेक्स्ट टाइप अपना होता है कैन। कैन का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, कैन का फुल फॉर्म होता है अपने पास कैंपस एरिया नेटवर्क। इसका भी बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, कैंपस मतलब एक लिमिटेड जगह होगी। ये तो अपने को नाम से भी पता चल रहा है कि कैंपस जहां पे आए तो सिंपल सी बात है कि लिमिटेड अपन स्पेस की बात कर रहे हैं, कि लिमिटेड स्पेस पे अपन इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया अपना कैंपस एरिया नेटवर्क। बट कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर एक मेन कंडीशन होती है, जो कि क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान रख दीजिएगा। जब आप लैन से लैन कनेक्ट करते हो, उसी को अपन ने क्या बोला है, कैंपस एरिया नेटवर्क। एक लैन कनेक्शन से दूसरा लैन कनेक्शन अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे, कि जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है और आपका हॉस्टल है, ठीक है। आपके स्कूल में आपको लैन कनेक्शन मिला है, आपके कंप्यूटर लैब में मान लीजिए, आपके ऑफिस में मान लीजिए, जितने भी आपके पास ऑफिस हैं आपके स्कूल में, वहां पे आपको इंटरनेट कनेक्शन मिला है। वो कौन सा है, लैन है। अपने कंप्यूटर लैब में सपोज करते हैं, कंप्यूटर लैब में अपने पास लैन है, वहीं पे अपना जो हॉस्टल है, हॉस्टल में भी अपने पास लैन है। तो अब अपने को जब अपना हॉस्टल प्लस कंप्यूटर लैब जोड़ना है, उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, लैन प्लस लैन। अब लैन प्लस लैन जहां पे हो गया तो इसी सिनेरियो को अपन ने क्या बोला है, कैन बोला है। इसी कॉन्सेप्ट को अपन ने क्या बोला है, कैंपस एरिया नेटवर्क बोला है, कि दो लैन जब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क बोल रहे हैं। अब आगे अपन देख लेते हैं अपना मैन और वैन। मैन और वैन में क्या डिफरेंस होता है। मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, जब आप इंटरनेट या फिर नेटवर्क यूज कर रहे हो दो सिटीज के बीच में, मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप दो सिटीज के बीच में नेटवर्क यूज कर रहे हो तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, एक सिटी में आपके पास कोई नेटवर्क एस्टेब्लिश है, उसको आपको दूसरी सिटी में लेके जाना है। मैंने बोला एक सिटी या फिर एक फिक्स्ड एरिया होता है, इसका अप टू 10 किलोमीटर अपन बोल सकते हैं, या फिर अप टू 100 किलोमीटर अपन बोल सकते हैं। इसको अपन ऐसे डिटरमाइन करते हैं,
इतने एरिया के अंदर अपने को नेट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए अपन लैन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि लैन का लिमिट सिर्फ इतना ही होता है। अपने पास ऐसे ले सकते हैं या फिर लास्ट ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा लाइन को अपन नहीं लेके जा सकते, इसके इतना भी नहीं लेके जा सकते। बेसिकली 100 मीटर का अपन डिस्टेंस उसमें यूज करते हैं। बट वहीं पे जब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, मैन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको सिंपली आपको याद रखना है, आप 10 to 100 किलोमीटर का डिस्टेंस से कवर कर सकता है। यानी जब आपको सिटीज के बीच में, मल्टीपल सिटीज के बीच में आपको नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसका बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर पे डिश सब लोग चलाते होंगे, आप जो डिश चलाते हो इसी का बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि डिश में क्या होता है, एक जगह आपकी डिश या फिर जो आपकी केबल टीवी घर पे आता है वो कहीं पे लगा होता है, ठीक है। केबल टीवी कनेक्शन कहीं पे लगा होता है, इसके बाद में अब तक वो पहुंचता है। अब आगे जब वो जा रहा है तो जहां पे वो खत्म हुआ है वहीं से कंटिन्यू करेंगे वो लोग। ऐसा नहीं कि जहां से सर्वर आ रहा है वहीं से आपको वापस मिलेगा, ऐसा नहीं होता। एक सिटी से आपको डिस्कनेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ तो वो आगे की सिटीज में आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। तो डिश या फिर केबल टीवी अपने पास क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है किसका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। अब देख लेते हैं अपना लास्ट बचता है वैन, इसके बाद में देखेंगे उसके और कुछ टाइप्स जो कि आगे अपने आने वाले हैं। अब देख लेते हैं अपने पास वैन। अब वैन का पूरा नाम क्या होता है अपने पास, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये रहता है अपने लिए इंपॉर्टेंट, क्यों, इसको मैन से कंपेयर नहीं करना है। पहली बात, कहीं आप नाम से कंफ्यूज हो जाओगे, इसका वर्किंग और इसका वर्किंग एक जैसा होता है। इन दोनों का वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिसिमिलर होता है। मैन का अलग काम करता है और वैन अलग काम करता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो अपने पास यूज होता है किसके लिए, जब अपने को कंट्रीज के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है उसके लिए यूज होता है। मैंने क्या बताया, मैन का मैंने क्या बताया था, जब अपने को सिटीज के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है या फिर नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, मैन यूज करते हैं। वहीं पे जब अपने को मल्टीपल कंट्रीज के बीच में नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है उसके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि बहुत ज्यादा मोस्टली वाइड यूज होता है अपने पास। क्यों? क्योंकि आज जो अपन इंटरनेट चला रहे हैं वो भी अपने पास वैन की हेल्प से आ पाता है। अब वो कैसे आ पाता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, डायग्राम समझने की कोशिश करना। जो रो डायग्राम अपन ने बनाया है, सबसे पहले अपने पास सर्वर से इंटरनेट आता है, ठीक है। अब सर्वर से जब इंटरनेट आएगा तो वो कौन सा आएगा अपने पास, वैन आएगा, ठीक है। अब वो वैन आया, वो किससे कनेक्ट हुआ, मान लीजिए लैन से कनेक्ट हुआ। अब आगे भी मेरा कौन सा जा रहा है, लैन जा रहा है। लैन किससे कनेक्ट हुआ, स्विच से। अब इसको थोड़ा समझते हैं। सर्वर से मेरे पास कोई नेटवर्क आया, वो कौन सा है, WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अपन फेसबुक चला रहे हैं तो फेसबुक का जो सर्वर है वो कहाँ है, यूएस में है, ठीक है। तो अपने को नेट कहां से मिला, अपना जो इंटरनेट एक्सेस है वो कहां से मिला, फेसबुक की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो वैन कहां से मिला अपने को, यूएस से। तो वो क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अब वो कौन सी में आ गया, इंडिया में। इसके बाद बीच में गेटवे लगाए, गेटवे, ब्रिज, स्विच, राउटर और डिवाइस, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे क्लास 10 के नेटवर्किंग के चैप्टर में। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, गेटवे किस लिए यूज होता है और ब्रिज किस लिए यूज होता है। गेटवे यूज होता है मल्टीपल टाइप के नेटवर्क को, यानी डिसिमिलर नेटवर्क को जोड़ने के लिए, और ब्रिज यूज होता है सेम टाइप के नेटवर्क्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से वैन निकाल के लेके आया और गेटवे कनेक्ट किया। अब जब गेटवे कनेक्ट किया तो इससे मैं लैन कनेक्ट कर सकता हूँ इजीली, गेटवे से मैं इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ क्या, वैन से लैन। आगे मैंने क्या लगा रखा है, ब्रिज लगा रखा है। तो ब्रिज से मैं क्या कनेक्ट कर सकता हूँ, लैन से डायरेक्टली क्या कनेक्ट कर सकता हूँ, लैन कनेक्ट कर सकता हूँ। अब जो मेरा नेटवर्क आ रहा है लैन, इस पे अपन यहाँ पे आगे अब आगे का अपन इजीली समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लैन जहाँ पे लगता है, आपके स्कूल में आपने देखा होगा तो लैन कनेक्शन लगा है वो स्विच या फिर मोडेम में लगता है। और मोडेम अपने पास क्या प्रोवाइड करवाता है, अपने को इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। बट अपन मोडेम में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते अपने डिवाइस से, तो उसको कनेक्ट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, राउटर यूज किया है। अब राउटर आप लोगों ने घर पे देखा होगा, अपने स्कूल में देखा होगा, किसी के ऑफिस में या फिर मूवीज में जरूर देखा होगा। जो बॉक्स होता है जिसके ऊपर दो एंटीनाज होते हैं, वो किस पे काम करता है, अपना आईपी पे काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो इंटरनेट यहाँ पे नेटवर्क कैसे बना, सर्वर से वैन कनेक्शन आया, गेटवे में आया, गेटवे में आने के बाद उससे लैन कनेक्ट हुआ, लैन से फिर से लैन कनेक्ट हुआ, किसकी हेल्प से, ब्रिज की हेल्प से। अब ब्रिज किससे कनेक्ट है, स्विच से। स्विच ने किसको कनेक्ट किया, राउटर को। अब राउटर से कनेक्ट किस में आ गया मेरा, इसको अपन कंप्यूटर बोल सकते हैं, मोबाइल बोल सकते हैं, जिस भी डिवाइस में अपन ने इंटरनेट लिया है उसमें मेरे पास क्या जाएगा, जो भी कनेक्शन रहेगा वो मेरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के अब बाद में अब अपन नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं अपन वापस वाइड एरिया नेटवर्क में। अब वाइड एरिया नेटवर्क में जो मैंने कंट्रीज बताया कि कंट्रीज के बीच में जो अपने को नेटवर्क एस्टेब्लिश करना होता है उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल अपन ले तो सैटेलाइट अपन बोल सकते हैं। सैटेलाइट कैसे बोल सकते हैं इसको समझेंगे।
मैच या फिर लाइव कोई भी अपने पास टूर्नामेंट या फिर ई स्पोर्ट या फिर कुछ भी होता है उसको आपने देखा होगा। अब जरूरी नहीं है कि हर लाइव मैच या फिर हर लाइव कंसर्ट अपने पास इंडिया में हो, ठीक है। तो जहां भी लाइव कंसर्ट हो रहा है तो आपको वो अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने मोबाइल पे दिख रहा है, ठीक है। तो वो चीज किसके थ्रू पॉसिबल हो पाई है? वो चीज पॉसिबल हो पाई है वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू। क्योंकि दूसरा कंट्री में वो चीज हो रही है तो उसको यहाँ तक लाने का काम कौन कर रहा है? अपने पास सैटेलाइट कर रहा है। और सैटेलाइट किसकी हेल्प से कर रहा है? वाइड एरिया नेटवर्क की हेल्प से। सिंपल सा है। तो जब वाइड एरिया नेटवर्क की हेल्प से सिंपल से कर रहा है तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सैटेलाइट। यानी कहीं भी लाइव कंसर्ट या फिर लाइव कॉन्फ्रेंस कुछ भी चल रहा है वो अपन यहाँ पे इंडिया में एक्सेस कर पा रहे हैं अपने घर बैठे। तो वो चीज किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रही है? वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। तो इस वीडियो में ये थे कुछ कंटेंट क्या था इसके अंदर। कंप्यूटर नेटवर्क अपन ने देखा, कंप्यूटर नेटवर्किंग अपन ने देखा, और क्लास 9 क्लास 10 दोनों के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर अपन ने टाइप्स भी देख लिए हैं। अब आगे अपने पास कुछ मीडियम्स आते हैं कि कनेक्शन नेटवर्क के मीडियम्स कौन से होते हैं। जैसे अपना हो गया गाइडेड मीडियम, अनगाइडेड मीडियम, वो देखेंगे अपन आगे वाली वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ पाइथन विद करण। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि रहने वाला है अपना मोबाइल टेक्नोलॉजीज, जो कि आपके चैप्टर 2 इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज के अंदर आता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होने वाला है। तो वही उसके अंदर अपने जितने जनरेशन होते हैं मोबाइल के वो अपन देखने वाले हैं। तो मैं इधर पॉइंट का नाम लिख देता हूँ अपने, क्या अपन पढ़ने वाले हैं। सिंपल सा मैंने लिखा मोबाइल टेक्नोलॉजीज। अब मोबाइल टेक्नोलॉजीज में अपने पास कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन से मोबाइल टेक्नोलॉजीज होते हैं? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट अपना होता है गाइस 1G, या फिर जिसको अपन रिकॉग्नाइज करते हैं SMS से। अब इसका यहाँ पे फुल फॉर्म आता है, उसको ध्यान रख लीजिएगा। ये होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। मैंने लिखा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। 1G जो था उसके अंदर क्या था? अपने पास कुछ ऐसे मोबाइल्स थे जो सिर्फ SMS की फैसिलिटी अपने को प्रोवाइड करवाते थे, जिसमें अपन SMS भेज सकते थे। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। SMS मतलब होता है कोई भी अपन को टेक्स्ट लिख के किसी को भेजना है, और वो टेक्स्ट की भी कुछ लिमिट होती थी। वो क्या होती थी? 160 कैरेक्टर्स अपन लिख सकते थे। 160 कैरेक्टर्स मींस आपने लिखा HILLO हेलो। तो हेलो में कितने कैरेक्टर्स आगे? 5 कैरेक्टर्स आगे। हाई में कितने कैरेक्टर्स आगे? 2 कैरेक्टर्स आगे। तो वैसे आप क्या कर सकते हो? 160 कैरेक्टर तक एक SMS लिख सकते हो। अगर आपने 160 कैरेक्टर की लिमिट को एक्सीड किया तो आपका मैसेज नेक्स्ट पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपने 160 से एक भी ऊपर किया तो आपका मैसेज 2 मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका SMS 2 मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप जब इसको सेंड करोगे तो इसका जो एक का चार्ज लगना था, अब वो 2 का चार्ज आपको लगेगा। अब आता है अपना 2G। 2G में क्या होता है? 2G में अपने पास आ गया था अपने पास MMS। MMS का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। इसमें मैंने क्या लिखा? 2G तो था, इसका नाम क्या बोलेंगे अपन? पूरा सेकंड जनरेशन। 1G था उसका बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। वहीं पे 2G में अपने पास क्या आ गया था? SMS तो था ही, उसके साथ अपने पास क्या आ गया? MMS आ गया। अब MMS क्या होता है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अब इसके अंदर क्या होता है? आप किसी को कोई भी इमेज, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, ये सब भी आप अब सेंड कर पा रहे थे सेकंड जनरेशन में। मैंने क्या बोला? सेकंड जनरेशन में अपने पास आया MMS। इसका पूरा नाम होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, जिसके अंदर आप कोई भी मल्टीमीडिया फाइल एक कॉन्टेक्ट को, अपने कॉन्टेक्ट को भेज सकते थे विद द हेल्प ऑफ मैसेजिंग। इसका आपका कोई अलग चार्ज होता था, वो आपका चार्ज लगेगा जो आपका स्पेसिफिक चार्ज होता था। यहां तक आते आते अपने को इंटरनेट की फैसिलिटी मिली थी, जो कि बहुत ज्यादा स्लो थी। इंटरनेट की फैसिलिटी मिली थी, वो क्या थी? बहुत ज्यादा स्लो थी, ठीक है। ये था अपना सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में इतना है। इसके बाद आता है थर्ड जनरेशन, जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से ही ज्यादा राइज होते हैं। तो थर्ड जनरेशन में देख लेते हैं क्या है। तो वैसे जब अपने पास 3G आया, यानी थर्ड जनरेशन आया, तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया था। क्यों रिवोल्यूशन में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आया था। जो आपका इंटरनेट था वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया था। आप जो इंटरनेट चला रहे हो वो इतना फास्ट चला रहे हो कि आपको क्लिक करने के बाद वेट नहीं करना पड़ता है।
2G में क्या था, आप जब इंटरनेट चलाते हो तो जिस लिंक पे आपने क्लिक किया उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता था, जिसका सिंबल था ई। बट वहीं पे 3G का सिंबल क्या है, आपको ऐसा लिख के दिखाता है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से जनरेशन अभी यूज कर रहे हो इंटरनेट का। तो वहां पे मैंने बोला 3G में अगर है तो इंटरनेट क्या होता है, फास्ट होता है। इंटरनेट बोलो 3G जब आया था, 3G में अपने को फैसिलिटी मिली थी किसकी, वायरलेस कनेक्टिविटी की। आज के टाइम पे आप सब लोग क्या करते हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी आप ब्लूटूथ हेडफोन यूज कर रहे हो, ब्लूटूथ ईयरफोन यूज कर रहे हो, TWS यूज कर रहे हो, तो वो क्या है, वायरलेसली कनेक्टेड है। आप अपने फोन को 3G से या फिर वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो वो भी क्या है, वायरलेसली कनेक्ट है। तो वायरलेस की सर्विस कौन लेके आया था, सबसे पहले वायरलेस की सर्विस भी 3G के साथ आई थी। इससे पहले अपने पास वायरलेस का कोई भी सिस्टम नहीं था, अपन वायरलेसली इंटरनेट नहीं चला पा रहे थे। 3G आने के बाद ये चीज पॉसिबल हुई है कि अब अपन क्या कर सकते हैं, वायरलेसली इंटरनेट चला सकते हैं, किसी को हॉटस्पॉट देके या फिर वाईफाई देके। ये सारी चीजें पॉसिबल किससे हो पाई है, अपने थर्ड जनरेशन से। अब देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए अपन फोर्थ जनरेशन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने बताया 2G के अंदर अपना सिंबल होता है ई, वहीं पे अपना जो 3G की बात करेंगे तो उसमें अपने को इंटरनेट पे जो सिंबल मिलता है वो क्या मिलता है, H मिलता है या फिर H+ मिलता है, जिसके अपने को ये पता चलेगा ई मतलब अब अपन 2G चला रहे हैं, H मतलब अब अपन क्या चला रहे हैं, 3G चला रहे हैं। अब देखते हैं 4G क्या है। 4G आने के बाद आपको पोर्टेबिलिटी की सर्विस बढ़ी है। पोर्टेबिलिटी के मतलब सबसे पहले आप ये देखिए 3G से बहुत ज्यादा फास्टर था, मल्टीपल टाइम्स फास्टर, यानी 3G से बहुत ज्यादा फास्टर था। प्लस इसकी स्पीड कितनी हो सकती थी, 1 Gbps। 1 Gbps मतलब 1 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से कोई भी कंटेंट डाउनलोड कर सकता था, अपलोड कर सकता था 4G। ठीक है, जब 4G आया तो इसकी स्पीड कितनी लॉन्च की गई थी, 1 Gbps मतलब 1 Gbps का डाटा आप एक साथ शेयर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। 3G से बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसके अंदर मेन फीचर आता है अपना पोर्टेबिलिटी। अब पोर्टेबिलिटी पॉसिबल हो पाया था इतना 4G आने के बाद। अब पोर्टेबिलिटी को कैसे समझेंगे, जैसे आपका कोई भी डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस इतने लाइट हो गए थे कि आप एक डिवाइस को पोर्टेबली एक जगह से दूसरी जगह ले जाके यूज कर सकते हो। एक तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपका डेस्कटॉप पीसी है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है। बट वहीं पे अपने पास जो 4G है तो अपने पास कुछ ऐसे पोर्टेबल डिवाइसेज आए थे तो कि अपना वही काम जो अपन डेस्कटॉप पीसी पे कर पा रहे थे, अब वो काम अपन अपने छोटे डिवाइस पे कर सकते हैं। जैसे कि अपने माने अपना मोबाइल है, मोबाइल के अंदर इतनी फंक्शनलिटीज आ गई आज के टाइम पे कि अपना डेस्कटॉप का काम यानी अपना कंप्यूटर का काम, अपना पीसी का काम आज अपन इजीली अपने मोबाइल पे कर पा रहे हैं। तो वो चीज किसके थ्रू पॉसिबल हो पाई है, सिंपली 4G के थ्रू पॉसिबल हो पाई है। तो 4G आने के बाद भी बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया है, इसने बहुत बड़ा चेंजमेंट किया है इसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो स्पीड आया था वो बहुत बेस्ट आया था। जो कितना आया था, 1 Gbps का अपने को मिला था। अब लास्ट बचा अपने पास 5G। 5G को अपन यहीं पे देखते हैं। 5G का मतलब क्या हो गया, पहली बात 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन ऑफ इंटरनेट, जो कि कई जगह पे लॉन्च हो चुका है और कई जगह पे लॉन्च होने वाला है। तो इंपोर्टेंट रहेगा, थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। तो 5G क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट और सबसे मेजर पॉइंट यही रहता है 5G के अंदर कि 5G जो है वो 100 टाइम्स फास्टर है किससे, 4G से। 4G से 100 टाइम्स फास्टर है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आगे आने वाले टाइम पे आप सारा काम AI की हेल्प से करने वाले हो। AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5G की हेल्प से क्या हो पाएगा, AI की हेल्प से थ्रू आप सारा काम कर पाओगे। मतलब आपको करना क्या है, सिंपली कमांड देना है और आपका काम इजीली पॉसिबल हो पाएगा। आप बोलोगे ये तो अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, बट अभी जिस स्पीड से हो रहा है वो स्पीड 5G के मुकाबले में बहुत कम है। उसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, 2G में अपन इंटरनेट चलाएं और एक मोबाइल में अपन 3G में इंटरनेट चलाएं तो 3G में जो एक्सेसिबिलिटी होगी वो फास्ट होगी 2G के मुकाबले। तो वैसे ही 5G के अंदर अपन AI के थ्रू कोई काम करवाएंगे तो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, जबकि 4G के अंदर वही काम कर देगा बट बहुत स्लो करेगा और हो सके कि काफी काम ऐसे हों जो रुक जाएं। तो इसीलिए क्या होता है 5G को लॉन्च किया है, जो कि पूरा ही AI पे बेस्ड होने वाला है और सारा काम अपन ऑटोमेटिक कर पाएंगे। तो ये थे अपने मोबाइल टेक्नोलॉजीज क्लास 10 का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सेकंड चैप्टर से अपने था नेटवर्किंग सर्विसेज से। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया और अपना टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे पढ़ाई से रिलेटेड। थैंक यू गाइस। वेलकम टू द न्यू वीडियो पाइथन विद करण। गाइस आज के वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पॉइंट क्या है गाइस, आप देख सकते हैं वेब सर्विसेज मैंने लिखा है। वेब सर्विसेज
आपके 10th क्लास की सीएस की जो बुक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो बुक है बेसिकली, उसके अंदर आप देखते हो जो आपका टॉपिक रहता है वेब सर्विसेज, वो इंटरनेट जो आपका सेकंड चैप्टर है इंटरनेट सर्विसेज करके, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज करके उसके अंदर आता है। अब इसके अंदर होता क्या है, वेब सर्विसेज बेसिकली क्या होता है, आप जो भी इंटरनेट चला रहे हो वो आपको चलाने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल की गई हैं इंटरनेट के थ्रू, वो फैसिलिटीज अपन इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि होते क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड सिर्फ जो पॉइंट्स हैं उनको अपन देखने वाले हैं। तो होते क्या है, जैसे कि अपन देखे, अपन ने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं जिनके अंदर मैंने बात की आपसे, जैसे ई शॉपिंग हो गया, ई शॉपिंग हो गया, ये जैसे इसका एक पार्ट होता है। इसमें होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिकली आप शॉपिंग करते हैं, वैसे अपने पास कुछ 6 पार्ट्स होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ पहले कौन से 6 पार्ट्स होते हैं, फिर उनको अपन एक एक करके डिफाइन करेंगे। एक जैसे हो गया ई शॉपिंग, एक अपने पास आता है ई गवर्नेंस, एक अपने पास आता है ई ग्रुप्स, इधर लिख देता हूं मैं, एक अपने पास आता है ई रिजर्वेशन, ये हो गए। इसके अंदर अपने पास 2 पार्ट्स और बचते हैं, अपने पास हो गया ई बैंकिंग एंड ई लर्निंग। इसके साथ अपन देखें तो इसके साथ अपने पास और कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे एक हो गया अपना ईमेल, एक हो गया अपना चैट, ये भी इसी के पार्ट्स होते हैं। तो ये सारे जो 8 पॉइंट अपन ने इधर लिखे हैं, ये अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि करके ब्रीफली सारी चीजों को अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ई शॉपिंग से। मैं बोर्ड नोट करता हूं, आगे आपको बताता हूं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट से। वैसे तो अपन ने ई शॉपिंग लिखा था, बट अपन स्टार्ट करेंगे ईमेल और चैट से, क्योंकि वो इजी रहता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ईमेल। ईमेल का डेफिनेशन क्या समझते हो, अपन कोई मैसेज भेज रहे हैं किसी को, मैंने लिखा सेंडिंग ए मैसेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अपन आगे पढ़ने वाले हैं इंटरनेट या फिर मोबाइल टेक्नोलॉजीज, उसके अंदर क्या क्या अपन देखेंगे कि अपन एसएमएस भेजते हैं, तो अपन एसएमएस भेजते हैं तो वहां पे अपने को इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट अगर अपन ने कोई मैसेज भेजा है किसी को, कोई भी टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, कोई भी ग्राफिक्स हो सकते हैं। अब ग्राफिक्स में कौन सी चीजें आती हैं, ग्राफिक्स में अपना वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, इमेज हो गया, बेसिकली जितना मल्टीमीडिया अपने पास बनता है ना, वो सारे मल्टीमीडिया अपन सेंड कर सकते हैं किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू। वैसे अपन ने क्या किया, कोई भी मल्टीमीडिया फाइल सेंड की है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो उसी की डेफिनेशन को अपन क्या बोल रहे हैं, ईमेल बोल रहे हैं। इसका नाम क्या होता है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जिसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है, जैसे इसमें स्ट्रक्चर आता है फ्रॉम टू, देन सीसी एंड डीसीसी। इसके बाद में आता है अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है अपना बॉडी। अगर आप अभी 10th क्लास में आपने किसी को मेल नहीं किया है तो आप देख सकते हैं अपने मोबाइल जो आप यूज करते हो उसके अंदर जीमेल का आपके पास एप्लीकेशन आता है, उसके अंदर आप जाओगे, कंपोज सेक्शन आपको मिलता है। कंपोज सेक्शन पे आप जैसे क्लिक करते हो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसमें होता क्या है, आप सिंपली यहाँ से फ्रॉम में अपना जीमेल आईडी दे सकते हो। तो जीमेल आईडी अपन कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इधर आता है अपना यूजर नेम, फिर आता है @, फिर जो भी रहता है अपना gmail.com। ये तो अपना यूजर नेम, और जो @ के बाद में आता है उसको अपन बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, इतना हो गया। इतना आने के बाद इसमें क्या आता है, इसमें उसका सेंडर का, रिसीवर का मेल आता है जिसको आप मेल करना है आपको। 2 में वो मेल आता है जिसको आपको मेल करना है। फ्रॉम में क्या आता है, जहां से मेल गया है। 2 में क्या आता है, जिसको आपको मेल करना है। इसके बाद में सीसी बीसीसी क्या होता है, सीसी होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब क्या होता है, आपने मान लो 10 लोगों को, अपनी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 को आपको कोई ईमेल करना है, आपके अलावा 9 बच्चे बचे। अगर आपने 9 को ईमेल किया तो बाकी जो 8 हैं वो भी वो ईमेल देख पाएंगे कि किस किस को किया है। बट वहीं पे आपने जो बीसीसी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, इसमें क्या होगा, आपने जब बाकी के 9 बच्चों को ईमेल किया है तो 9 बच्चों के एक एक बच्चा इंडिविजुअल किसी को मेल नहीं दे सकता कि किसको आपने और ये मेल भेजा है। यानी आपने क्लास में 9 बच्चों को मेल भेजा है तो वो सिर्फ एक को दिखेगा कि मेल कोई भेजा है। बट वहीं पे आपने अगर सीसी सिलेक्ट किया है जिसका नाम होता है कार्बन कॉपी, तो वो सारे बच्चों की मेल देख सकता है कि आपने किस किस को भेजा है, सारे ईमेल आईडी उसको दिखेंगे। इसके बाद मैंने लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो बेसिकली अपना सब्जेक्ट होता है वही होता है। इसके अंदर होता क्या है, आप जो भी अपने टॉपिक लिख रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, जिसके ऊपर आप मेल भेजना चाहते हो, उसका एक नाम देना होता है अपने को सब्जेक्ट में, उसके बारे में ब्रीफ देना होता है, छोटा डिस्क्रिप्शन देना होता है। इसके बाद में आता है अपना बॉडी। बॉडी अपना मेन पार्ट होता है जिसके अंदर आपका जो भी कंटेंट है वो आप सारा इसके अंदर लिखते हो। बाद में आते हैं अपने अटैचमेंट्स। अटैचमेंट
मैंने बताया आपकी कोई भी मल्टीमीडिया फाइल हो सकती है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप अटैच कर सकते हो, बट इसमें याद रखना आप कोई भी फाइल 20 MB से ऊपर इसमें अटैच नहीं कर सकते। जीमेल के थ्रू सिर्फ आप 20 MB का फाइल अटैच करके सेंड कर सकते हैं। ये हो गया अपना ईमेल। इसके बाद में देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक रहता है चैट। मैं बोर्ड साफ करता हूं, उसके बाद में आपको बताता हूं। तो अब देख लेते हैं अपना चैट सेक्शन। सेकंड पार्ट मैंने बताया चैट, ईमेल अपन ने देख लिया। अब ईमेल करेंगे तो चैट भी अपने को पता होना चाहिए चैट क्या होता है। बेसिकली आप आई थिंक आप अगर 10th क्लास में हो तो कोई भी आप में से ऐसा नहीं होगा जो व्हाट्सएप नहीं यूज करता है, फेसबुक नहीं यूज करता है, इंस्टाग्राम नहीं यूज करता है। आपने क्या किया, किसी से बात की, ठीक है, आपने टेक्सटुअल किसी के साथ भी चैटिंग किया, मतलब टेक्सटुअल टॉक किया, सिर्फ टेक्सटुअल मैसेज किए किसी को, ऐसा बोल सकता हूं मैं। आपने टेक्सटुअल मैसेज किए किसी को, यानी आप किसी से बात कर रहे हो, बट वॉइस से आप बात नहीं कर रहे हो, किसी को मैसेज के थ्रू बोल सकते हैं अपन। टेक्स्ट लिख के आप बात कर रहे हो तो उसी को क्या बोला है अपन ने, चैट बोला है। मैंने क्या बोला, आप किसी को टेक्स्ट लिखे कोई चीज समझाना चाह रहे हो, आपको आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया तो वो क्या है, चैट है। आप इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज किया, वो क्या है, बेसिकली एक चैट है, ठीक है। चैट का डेफिनेशन अपने पास इतना ही होता है, किसी से अपन इंटरनेट की हेल्प से बात कर रहे हैं, उसी टेक्सचुअल को अपन क्या बोलते हैं, चैट बोलते हैं। इसके बाद में देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट। अब यहां से स्टार्ट होते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना देख लेते हैं अपन, ई लर्निंग। अब ई लर्निंग बेसिकली क्या होता है गाइस, आई थिंक आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे। आई थिंक क्या ऑब्वियसली आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया है। तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वो अपने को क्या प्रोवाइड करवाता है कि आप जो भी वीडियो चाहते हो सर्च करो, सर्च करके आपने वो देखा। पहले देख लेते हैं क्या होता है इसका डेफिनेशन। मैंने लिखा लर्निंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मैंने लिखा लर्निंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आप जो भी कुछ सीख रहे हो इंटरनेट की हेल्प से, वही क्या होता है अपने पास, ई लर्निंग होता है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो ये मैं क्या कर रहा हूं, आपको इलेक्ट्रॉनिकली लर्निंग करवा रहा हूं। वही एग्जांपल लेते हैं, आप में से काफी बच्चे क्लास में फिजिकल टीचर से पढ़ते होंगे, ठीक है। तो वो क्या है अपने पास ऑफलाइन टीचिंग, उसमें आपके पास एक टीचर होता है। आप एट द टाइम क्वेरी पूछ सकते हैं, वो आपको रिजल्ट देंगे, जो भी आपका सोल्यूशन रहेगा वो देंगे। बट इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में क्या होता है, आपकी क्वेरी का सोल्यूशन आपको एट द टाइम नहीं मिलता। लाइव क्लास की बात अलग है, अगर लाइव क्लास नहीं है तो हो सकता है आपको आपकी क्वेरी का रिजल्ट एट द टाइम नहीं मिला। बट वहीं पे क्या हुआ, आपको इसमें बेनिफिट्स होते हैं क्या क्या, जैसे आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया इसमें इजीली एक्सेसिबल, मैंने लिखा इजीली एक्सेसिबल, ठीक है, कहीं भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा यू कैन यूज एनी टाइम एंड एनीवेयर। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो और कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आपने YouTube पे मेरा लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो उसको सेव कर सकते हो, आप फोन में सेव कर सकते हो, YouTube पे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं है तो भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बट वहीं पे आपकी ऑफलाइन क्लास हुई, वहां पे आपने एब्सेंट रह गए एक दिन, तो उसको आप नेक्स्ट डे एक्सेस नहीं कर सकते। सेम कंटेंट को आप नेक्स्ट डे कंज्यूम नहीं कर सकते। हो सकता है टीचर ने बताया वो नेक्स्ट डे आपको कुछ बताए, वो और कुछ इन द सेंस कि आपको वो चीज बताएगा, वो फिर से वह नहीं समझा पाएगा जो उसने पहले समझा दी। बट YouTube पे एक बार वीडियो आ गया, वो आप बार बार में कितनी बार चाहे उतनी बार एक्सेस कर सकते हो इजीली। तो वैसे ई लर्निंग क्या होता है, अपनी लर्निंग करते हैं इंटरनेट की हेल्प से, वही क्या होता है अपना ई लर्निंग होता है। इसके टाइप्स अपने ले सकते हैं कौन से, जैसे अपना कोई वीडियो हो सकता है, ऑडियो के थ्रू अपन सीख सकते हैं, जैसे कि अपने बुक्स आती हैं उनको अपन ऑडियो के थ्रू सुन सकते हैं। वैसे अपने इमेज आते हैं, कोई इमेज के थ्रू अपन कुछ सीख रहे हैं तो वो भी ई लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे फायदा क्या हो गया, आपको कहीं भी आप कभी भी यूज कर सकते हो, आपके पास एनी टाइम एक्सेसिबल होता है और सस्ता भी होता है। बेसिकली क्या होता है, सस्ता होता है। जैसे उडेमी हो गया, अपना अनअकैडमी हो गया, यूट्यूब सबसे बेस्ट आज के टाइम में, यूट्यूब एकदम फ्री है। अगर आप यूडेमी वगैरह पे पढ़ते हो, अनअकैडमी वगैरह पढ़ते हो, वहां पे थोड़ा पेमेंट लगता है, बट इतना पेमेंट नहीं है जितना आप फीस दे रहे हो। आप मान लो 40,000 रुपए स्कूल में फीस दे रहे हो, तो वो नहीं है कि आप उडेमी पे 40,000 रुपए दोगे, आपका 1500-2000 में क्लास मिल जाएगी, उसमें आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो वही क्या हो गया, अपने पास ई लर्निंग हो गया। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसके लिए बोर्ड कवर करता हूं और आगे आपको बताता हूं। तो अभी देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। मैंने क्या लिखा, ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग क्या होता है, आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी काम इंटरनेट की हेल्प से करते हो उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन लैंग्वेज में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बोलते हैं। जो भी काम आप इंटरनेट की हेल्प से करते हो वही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। मैंने बोला ई बैंकिंग क्या होता है, ट्रांजेक्शंस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले के टाइम पे क्या होता था, आपको कोई रुपए डालने थे अकाउंट में किसी के, तो आपको बैंक में जाना पड़ता था, ठीक है। वही सेम सिनेरियो अपन लेते हैं, आपको पैसे निकालने हैं तो भी आपको
बैंक में ही जाना पड़ता था, वहां पे सैलरी बोल रहा हूँ, स्लिप वगैरह आपको बनवानी पड़ती थी, उसके अंदर आप अमाउंट डालते थे, उसके बाद में जो मैनेजर होता था उसको अप्रूव करता था, उसके बाद में आप पैसे निकाल पाते थे। बट आज के टाइम पे क्या है, आपके पास फोन में ही इंटरनेट चलता है, उसकी हेल्प से क्या होता है, बैंकिंग कर सकते हो इजिली। आपको किसी को पैसा भेजना है वो आप सेंड कर सकते हो, रिसीव करना आप सेंड कर सकते हो, उसका रिसिप्ट तक आप क्रिएट कर सकते हो प्रिंटर से। सिंपली अगर आपके पास प्रिंटर है या फिर कोई भी दुकान पे जाके, कोई भी शॉप पे जाके आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हो, आपका बैंक का काम एकदम कम हो गया। तो सिंपल सा सीखने वाली बात यह है कि ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जितने भी होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, ई बैंकिंग में। अब अगर ई बैंकिंग पढ़ रहे हो तो इसके कुछ बेनिफिट्स कुछ लॉसेस भी हैं, अब वो देख लेते हैं क्या है। बेनिफिट तो देखो क्या है, टाइम अपना बचता है, ठीक है, कहीं पे अपने को जाने की जरूरत नहीं है, आप एट ए टाइम जहां भी हो वहीं से पेमेंट कर सकते हो। एक लॉस देखते हैं, लॉस क्या होता है, जैसे आपकी डिटेल्स किसी को मिल गई, आपका किसी को यूपीआई पिन हो गया। आजकल बेसिकली होता क्या है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो वो आप किसके थ्रू करते हो, यूपीआई के थ्रू करते हो। तो बेसिकली आजकल चल क्या रहा है, किसी को आपका यूपीआई पता चल गया, फोन का लॉक पता चल गया, तो वो आपके अकाउंट से पैसे इजीली विड्रॉ कर सकता है, सॉरी निकाल सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। और आजकल इसकी वजह से फ्रॉड्स भी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ये भी अपना डिमेरिट हो जाएगा। सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या रहता है अपने लिए कि अपने को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल से अपने घर पे बैठे हुए अपन सारा काम इजीली कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म भी थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, काम में नहीं आएगा, अपने सिलेबस में नहीं है, बट हो सकता है आगे काम में आ जाए, तो अपने को याद करने में कुछ नहीं जा रहा है, इसको याद कर सकते हैं। आप देख लेते हैं आगे टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है ई बैंकिंग हो गया, ई लर्निंग हो गया, इसके बाद में अपन देखते हैं ई शॉपिंग। अब अगर अपन एक बार ई बैंकिंग के एग्जांपल्स देखें तो मेरे को सब लोग आराम से एग्जांपल बता पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे मैंने जो सोचता है कि किसी के पास ये एप्लीकेशंस नहीं होंगे जो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। ये एप्लीकेशंस अपने किसके पास होते हैं, ई बैंकिंग के पास होते हैं। वहीं पे अपने और देखें तो और इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक हो गया अपना इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग, एक हो गया अपना इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये भी इसके टाइप्स बोलते हैं। अपन जब आपको टाइप्स पूछे तो आप ये तो बता ही सकते हो, इसके साथ आप ऐसा भी कंसीडर करते हो कि ये तो इंटरनेट बैंकिंग है, ये मोबाइल बैंकिंग है, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। एक होता है अपना पीसी बैंकिंग, पीसी बैंकिंग में क्या होता है, इंटरनेट चलता है, इंटरनेट की हेल्प से जैसे आपको कोई बिल जमा करवाना है, आप ई मित्र पे गए, अजमेर विद्युत वितरण पे गए वेबसाइट पे, वहां पे ई मित्र के थ्रू आपने बिल जमा करवाया, ठीक है, तो वो क्या हो गया पीसी बैंकिंग। और मोबाइल बैंकिंग और फोन बैंकिंग आप करते ही हो, आप मोबाइल से कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इसके अंदर आता है। अभी देख लेते हैं ई शॉपिंग, मैंने क्या लिखा, बाइंग ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से आप कुछ बाय कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, ई शॉपिंग। वहीं पे एक टर्म और आती है ई कॉमर्स, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ई कॉमर्स क्या होता है, बेसिकली ई कॉमर्स मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट। उसमें क्या किया आपने, बाइंग एंड सेलिंग दोनों चीजें की, बट ई शॉपिंग में आपने क्या किया, सिर्फ चीजों को खरीदा है, ठीक है। होता क्या है एक्चुअली, आपके पास कुछ एप्लीकेशंस ऐसे अवेलेबल हैं अपने पास मार्केट में, जहां पे आप अपना जो टर्म है, टर्म बेसिकली मैं किसको बोल रहा हूँ, जो भी चीज आपको चाहिए उसका नाम लिखना है, नाम लिख के जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको वो चीज रिजल्ट में दिख जाएगी, उसके बाद में आपको जो पसंद आए उसको आप इजीली बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस ई शॉपिंग के कुछ बेनिफिट्स कुछ लॉसेस होते हैं, वो देख लेते हैं क्या है। बेनिफिट क्या है इसमें भी, जैसे इसमें टाइम बचाते हैं, इसमें भी टाइम एंड ट्रेवल कॉस्ट डिडक्ट हो जाता है, टाइम एंड ट्रेवल कॉस्ट लेस होता है। क्यों, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं पड़ा तो आपका टाइम बच गया। ट्रेवल कॉस्ट, आपको दुकान पे नहीं जाना पड़ा, हो सकता है आपके पास दुकान नहीं हो, आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, आप छोटे गांव से बिलोंग करते हो, आपके पास दुकान नहीं हो तो आपको मार्केट जाना पड़े, मार्केट आपके पास नहीं हो, दूर हो, तो वहां पे आपको ट्रेवलिंग कॉस्ट लगता है, तो वो आपका बच गया, आपका टाइम बच गया, आप घर पे बैठे अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो सारी चीजें, जो भी आपको चाहिए वहां से सर्च किया और आपको मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो दूसरी वेबसाइट देख ली। इन केस क्या होता है कि आपको नहीं मिलता है बट आपके पास हजारों ऑप्शंस हैं मोबाइल पे, आप कहीं ना कहीं आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, हो सकता है महंगा मिले बट आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो यही चीज अपने पास काम में आई थी बहुत ज्यादा, अपना जो कोरोना टाइम था उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम में आई थी। बहुत लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी किए थे, बहुत लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करके बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवाए थे। इसका बेसिकली फर्स्ट अपना पास बेनिफिट हो गया कि टाइम एंड ट्रेवल कॉस्ट बचता है। सेकंड हो गया इजी एंड कन्वीनियंट होता है, जिसको नॉलेज नहीं है ज्यादा तो वो भी क्या करता है, फोन पे चेक करके आराम से देख के अपने लिए सिलेक्ट कर सकता है। अब इसके कुछ लॉसेस आते हैं। लॉसेस में क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट, अपन प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते, सबसे बड़ा लॉस इसका ये है, अपन प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते। हो सकता है अपने को दिखाया जाए उसे दूसरा प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है। सेकंड लॉस जो आता है इसका, नो बार्गेन, अपन इसमें बार्गेनिंग नहीं कर सकते, जो प्राइस दिया है वही अपने को मिलेगा, ठीक है। थर्ड लॉस अपने पास क्या आता है कि कई बार क्या होता है अपना प्रोडक्ट गलत आ गया तो कंपनीज अपने को रिटर्न या फिर रिफंड देने से मना कर देती हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और एक अपने पास एक इसमें बेनिफिट बनता है बहुत अच्छा, वो क्या है कि आपको इसमें कई बार क्या होता है कुछ ऑफर्स मिलते हैं जिसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, अच्छा तो डिस्काउंट आप ले सकते हैं।
प्राइस हिस्ट्री आप ट्रैक कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या है कि आज ये प्रोडक्ट मान लो आपका कोई 700 रुपीज का है, इसके बाद में आप जब इसको 2-4 दिन में चेक करते हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि ये प्रोडक्ट अभी के टाइम पे 650 में आपके पास अवेलेबल है। तो आप इजीली उस टाइम उसको बाय कर सकते हो जब वो सस्ता हुआ, जब वो चीप हुआ। तो इससे आपको क्या हो गया, एक तरीके का बेनिफिट होगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन दिया और आपका काम कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स, इसको मैं रब कर देता हूं, आगे के पॉइंट्स आपको बताता हूं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना ई रिजर्वेशन। अब ई रिजर्वेशन क्या होता है, जो भी आपको रिजर्वेशन करना है, रिजर्वेशन मींस, रिजर्वेशन यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी आपको बुकिंग करनी है, बुकिंग किसकी, टिकट्स की, टिकट्स बुकिंग कर रहे हो आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आपने जो भी बुक करना है टिकट्स वगैरह किसी भी चीज से रिलेटेड, वो आप आजकल क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो, इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप कहीं पे विजिट कर रहे हो तो आपको कहीं पे विजिट करने के लिए वहां पे अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है उसका टिकट बुकिंग करवाने के लिए। आप अपने मोबाइल से कोई एप्लीकेशन आते हैं प्रिफर्ड हर चीज के लिए, वो आप यूज कर सकते हो। वो यूज करने के बाद आप क्या करते हो, अपने मोबाइल से ही आपको कोई होटल पसंद आया, उसको सर्च किया, मोबाइल से ही आपने क्या कर लिया, टिकट बुक कर लिया। वहीं पे एग्जांपल देखिए अपन मैच का, आपको वहीं पे मैच के लिए जाना है, बट मैच के लिए आपको अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है, टिकट के लिए, बेसिकली मैच देखने के लिए नहीं, टिकट के लिए तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल में पोर्टल आते हैं कुछ, वहां पे लॉग इन करो, वहां पे जितना पैसा होता है वो दो और वहां पे अपना रिजर्वेशन हो जाएगा, जो टिकट है वो अपने को मिल जाएगी। होटल का एग्जांपल हो गया, मैच का एग्जांपल हो गया, आपको मूवीज चाहिए, बसेस चाहिए। आज के टाइम पे तो क्या है, बसेस की टिकट भी ऑनलाइन बुक होती है, जैसे रेड बस है, रेड बस पे आप कुछ सिंपली सर्च करके अपना टिकट बुक करवा सकते हो। फ्लाइट के टिकट भी आजकल ऑनलाइन हो रखे हैं, इसमें क्या होता है, आप पहले से अपना फ्लाइट का टिकट बुक करवा सकते हो इजीली, आपको कहीं पे वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है फिजिकली, पहले यहाँ पे जाओ, विजिट करो, चेक करने का जरूरत नहीं है, मोबाइल की हेल्प से आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, इसका डेफिनेशन क्या हो गई, टिकट्स अपन बुक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो वही किसके अंदर आता है, रिजर्वेशन में। अब इसके एग्जांपल्स अपन बोले तो एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, जैसे होटल्स आ गए, ठीक है, मूवीज आ गए, इसके बाद में क्या बोले अपन, मैचेस आ गए, और होते हैं अपने जितने बसेज आ गई। ये सारी चीजें अपन आजकल ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं, अपने को जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे फिजिकली, अपने को सारा डाटा इंटरनेट पे मिलता है, उसकी हेल्प से अपन जो भी टिकट अपने को चाहिए वो बुक करवा सकते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है। नेक्स्ट पॉइंट बचता है अपना ई गवर्नेंस एंड ई ग्रुप्स, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, मैं कोड करता हूँ, आगे आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना रहता है ई गवर्नेंस। इससे पहले जो लास्ट वाले अपन पढ़ रहे थे ई रिजर्वेशन, उसके अंदर एक एग्जांपल ऐड कर लीजिएगा जो रहेगा अपने लिए ट्रेन, क्योंकि ट्रेन का एग्जांपल आज के टाइम पे बेस्ट रहता है, क्योंकि आईआरसीटीसी अपने को बढ़िया प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है जिसमें अपने ट्रेन के टिकट्स अपन एक दूसरे से कंपेयर करके और जहां पे अपने को सस्ता मिले वहां से अपन ले सकते हैं। अब आते हैं ई गवर्नेंस में। ई गवर्नेंस का मैं इजी से डेफिनेशन लिखता हूं, समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा डीलिंग विद द गवर्नमेंट। मैंने क्या लिखा, डीलिंग विद द गवर्नमेंट मींस क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के जितने भी काम है उनके साथ आप डील कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एग्जांपल से समझते हैं, आपको कहीं पे पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या होता है, बेसिकली स्टेप्स होते हैं। आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, ठीक है, अब अपॉइंटमेंट के लिए जाओ, अपॉइंटमेंट के लिए जाने के बाद उसके बाद में आपको वहां पे डेट दी जाती है कि इस डेट को आप आओ, इस डेट को हम आपका वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, आप वेरिफिकेशन के लिए जाओ। अब आपको फिर से डेट दी जाएगी, अब आप आओ, अब आपको पासपोर्ट के लिए जो लास्ट स्टेप बचता है वो बचता है, इसमें आपको हम वेरिफिकेशन अगेन करके अब आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। बेस्ट एग्जांपल आपके लेवल का देता हूं, आधार कार्ड। आधार कार्ड के लिए क्या होता है, आप कोई भी आधार केयर में जाओ, वहां पे आप क्या बोला जाएगा कि इस डेट को हम फ्री हैं, आप आओ, हम आपको अपडेट करके देंगे। बट वहीं पे क्या हो गया, जब से ई गवर्नेंस की वेबसाइट्स अपने पोर्टल्स बनाए हैं, जैसे UIDAI का पोर्टल है, उसमें क्या होता है, आप जब विजिट करते हो कई केसेस में क्या होता है, आपको अपने आधार कार्ड का फोटो वगैरह चेंज करवाना होता है, तो आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हो, UIDAI के वहां पे पोर्टल पे लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको जो भी चीजें चेंज करवानी है अपने आधार कार्ड में वो सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक कैलेंडर बन के आएगा, उसमें से अपना जो भी डेट है वो सिलेक्ट करो। डेट कौन सा होगा कि जो जिस डेट को आपका जो भी एजेंट रहेगा वो अवेलेबल रहेगा, वो डेट्स आपको डिस्प्ले करेगा, वो डेट सिलेक्ट करो। इसके बाद में आपका बिल जनरेट होगा, जितनी चीजें आपने सिलेक्ट किया उस हिसाब से आपका बिल जनरेट होगा। मतलब आपने फोटो चेंज करवानी है, आपने थंब इम्प्रेशन चेंज करवाने हैं, अपने जो भी फिंगरप्रिंट्स इम्प्रेशन है वो चेंज करवाने हैं, या फिर आपका नेम चेंज करवाना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है, एड्रेस चेंज करवाना है, कुछ भी चेंज करवाना है, उस हिसाब से आपका चार्ज बढ़ता रहेगा। फिर आपको जो बिल मिला उसको आपने जब पेमेंट किया तो आपको रिसिप्ट मिली, तो आपको क्या करना है, आपके स्टेप्स कम हो गया, आपको क्या करना है, रिसिप्ट को ले जाके वहां पे देना है, जिस डेट को आपने फिल किया है, टाइम दिखाएगा साथ में, और वहां पे आपका काम हो जाएगा। बट यहीं पे अगर आप ये काम ई गवर्नेंस से नहीं करते हो, आप डायरेक्टली करते हो, तो आपको लॉसेस क्या हो सकते हैं, जैसे आपको कोई भी काम किया, ठीक है, आपको वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे गए, वहां पे जो भी एजेंट रहेगा वो मान लो आपको मिला नहीं मिला, आपको न्यूज नहीं है, वो आपको इनकेस मिल गया या फिर नहीं मिला, दोनों सिनेरियोज अपन देखते हैं। मिल गया तो वो आपको बोलेगा कि आप
वापस जाओ, अभी अपने पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब आपको डेट दी जाती है, इस डेट को आओ, इस डेट को हम आपका काम कर देंगे। इन केस आपको नहीं मिलता है तो वहीं से दिक्कत अपनी शुरू हो गई, अपने को वो मिला ही नहीं तो अपन उससे कन्वर्सेशन कैसे कर पाएंगे और उससे बात कैसे कर पाएंगे कि अपने को ये चीजें अपडेट करवानी है। तो इसलिए अपने पास ई गवर्नेंस ने कुछ गवर्नमेंट ने कुछ पोर्टल्स दिए हैं, उसमें अपन अपना काम इजी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब इसके कुछ बेनिफिट्स कुछ लूजेस हैं। बेनिफिट्स क्या है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे सारा काम इजीली मिल रहा है। आपको जैसे पेंशन के लिए किसी को अप्लाई करना है तो वहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। कितने भी अपने किसान सेवा केंद्र चल रहे हैं उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारे पोर्टल्स हैं, ई मित्र पे जाओ, या फिर खुद को नॉलेज है तो खुद से जाके अपन इजीली एक्सेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट बहुत इजी होते हैं यूज करना और एक्सेस करना। अब लॉस क्या आता है कि वेबसाइट्स जितने होते हैं गवर्नमेंट के, बेसिकली इनको वेबसाइट्स नहीं बोलेंगे, पोर्टल्स बोलेंगे। आगे मैं आपको बता दूंगा वेबसाइट वर्सेस पोर्टल का डिफरेंस का वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे। पोर्टल क्या होता है, बेसिकली वहां पे आप लॉगिन करते हो आईडी पासवर्ड के थ्रू, और वहां पे क्या होता है, वेबसाइट नहीं होती, इनके कुछ पोर्टल्स होते हैं, वहां पे वो हमेशा आपको लगभग स्लो मिलते हैं। जैसे आपकी कोई भी भर्ती आती है तो वहां पे क्या होगा, भर्ती के लिए जब अप्लाई करने जाओगे तो आपके वेबसाइट्स आपको स्लो हुए मिलते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक इतना आ जाता है कि इतना वेबसाइट कंट्रोल नहीं कर पाते, एक्चुअली पोर्टल्स कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे बने नहीं होते कि इतना ट्रैफिक है कंट्रोल कर पाए। तो ये था अपना ई गवर्नेंस। अब लास्ट बचता है अपना ई ग्रुप्स। ई ग्रुप्स और देख लेते हैं। ई ग्रुप्स मीन्स होता है कम्युनिटीज। अब कम्युनिटीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है जो सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं। मैंने लिखा ग्रुप ऑफ पीपल्स जो सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं। जैसे आपको टेक में नॉलेज है तो आप टेक की कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, मीन्स टेक का कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो जिसके अंदर आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपने सेम फील्ड की कम्युनिटी ज्वाइन की है। या हमेशा ध्यान रखें, कम्युनिटी क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में। बट आप क्या करिए, जब भी आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप सेम फील्ड का कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो। जिससे बेनिफिट क्या होगा, आप जब भी कोई क्वेरी पूछ रहे हो किसी को तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई ना कोई बंदा या फिर कोई ना कोई बंदी आपको वहां से रिप्लाई कर देंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ये है। जो भी आपका प्रॉब्लम रहता है उसका सोल्यूशन हो सकता है आपको 90% मिल जाएगा, क्योंकि आपने सेम फील्ड की कम्युनिटी ज्वाइन की है। तो ये होता है अपने पास कुछ टाइप्स वेब सर्विसेज के जो कि अपन ने देखे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके पेपर के लिए वीडियो इंपोर्टेंट रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।